अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब आगे क्या? भारत सरकार ने आज बहुत स्पष्टता के साथ पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अगर आतंकवाद दोहराने की दोबारा कोशिश हुई तो ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू करने में एक भी सेकंड का वक्त भारत नहीं लगाएगा और कठोर कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए न्यू नॉर्मल होगा और पाकिस्तान में आतंकवाद के ठिकानों को बर्बाद करने में भारत कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। तमाम इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर के आगे क्या होगा? क्या ये आतंकवाद पर हमारा निर्णायक वार है या फिर हमारा कूटनीतिक संदेश? आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर उन्होंने सबको चौंका दिया, जिसके बारे में पाकिस्तान पिछले बहुत दिनों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि आदमपुर एयरबेस को उसने निशाना बनाया है और वो ऑपरेशनल नहीं है। भारत के एयरबेस पर पाकिस्तान के अटैक करने की फर्जी खबरें वो लगातार अपने मीडिया में प्रोपोगेट कर रहा था। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर उतरकर जवानों को संबोधित करके, देश को संबोधित करके ये संदेश साफ दे दिया कि आदमपुर एयरबेस तो बिल्कुल साफ है और मिसाइल का मां भी वहां नहीं गिरा। पाकिस्तान अपने ही झूठ में बेनकाब हो गया। बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत अहम है, रणनीतिक दृष्टिकोण से भी, सैन्य दृष्टिकोण से भी। मैं आपको वो सब बताना चाहता हूं जो अब तक भारत की मीडिया में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और दुनिया के लोग, देश के लोग नहीं जानते कि दरअसल शुक्रवार की रात में क्या हुआ था। बहनों भाइयों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में 90 मिनट की तबाही की वो तस्वीर लिखी है जो इतिहास में याद की जाएगी। और ये हमारी एयरफोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स की और हमारे स्ट्रेटजिक वेपन्स की बहुत बड़ी सफलता है, हमारी वेपनरी की। वो 90 मिनट की कहानी ये सुनकर आप सबको बहुत गर्व की अनुभूति कराएगी कि भारत ने किया क्या। बहनों भाइयों, शुक्रवार की गुजरी रात में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के 8 बड़े एयरबेस पर अटैक किया था। एक या दो नहीं बल्कि 8 एयरबेस, जिसमें नूर खान एयरबेस रावलपिंडी भी शामिल है जो पाकिस्तान की एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है, और रावलपिंडी जो उनका जनरल हेडक्वार्टर है और जहां पर उनके सारे न्यूक्लियर कमांड के ऑफिस हैं। भारत ने वहां पर मिसाइल के जरिए नूर खान एयरबेस पर अटैक किया और नूर खान एयरबेस पर काफ़ी तबाही मचाई। उसके एविडेंस भी आज भारत की सेना ने प्रस्तुत किए हैं कि नूर खान बेस पर जो अटैक हुआ वो कितना बड़ा था। 90 मिनट के भीतर उत्तर से लेकर दक्षिण तक और रावलपिंडी तक भारतीय सेनाओं के हमले से पाकिस्तान के 8 एयरबेस तहस नहस हुए। किसी का रनवे उड़ाया गया, किसी की वेपनरी उड़ाई गई, किसी के लॉजिस्टिक हब को उड़ाया गया, किसी के हेडक्वार्टर को उड़ाया गया और कहाँ सिर्फ विस्फोट करके ये चेतावनी दी गई कि जब यहाँ गिरा सकते हैं तो तुम्हारा जनरल हेडक्वार्टर गिराने में कोई वक्त नहीं लगेगा। बहनों भाइयों, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान बे एयरबेस, जहाँ पर पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की पूरी क्षमता, पूरी रणनीति, न्यूक्लियर स्ट्रेटजी, फाइटर प्लेन्स और उनके अपने तमाम असलहे, साजो सामान और सारी एयरफोर्स की ताकत उनकी मौजूद थी। पाकिस्तान जैसे देश पर उनके 8 एयरबेस पर 90 मिनट के भीतर हमला कर देना ये असाधारण मामला है। और बहनों भाइयों, दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के लिए, दुनिया की किसी भी आर्म्ड फोर्स के लिए एनिमी कंट्री के एयरबेस को 90 मिनट के भीतर तबाह और बर्बाद करने की क्षमता सिर्फ भारतीय सेनाओं में है। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा मैं सिर्फ जुबानी बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन बड़ी की जाए और मैं दिखाना चाहता हूँ कि किन किन एयरबेस पर अटैक हुआ है। ये आज का इंडियन एक्सप्रेस है। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा क्लोज किया जाए और ये दिखाया जाए कि वो कौन कौन से एयरबेस हैं जिनको तबाह और बर्बाद किया गया है। ये उनकी डिटेल्स है बहनों भाइयों, जो इसमें स्पष्ट रूप से एक एक एयरबेस की जानकारी दी गई है कि किन किन एयरबेस को एविडेंस के साथ। जैसे आप देखें बिफोर आफ्टर, फिर देखिए बिफोर एंड आफ्टर, फिर आइए बिफोर एंड आफ्टर। ये सारी डिटेल्स आपको आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे सबूत के साथ छापी हुई है और ये सारी जानकारी
सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। जिन जिन एयरबेस पर अटैक किया गया है वो एयरबेस हैं नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल का एयरबेस है, सुक्कूर का एयरबेस है। रहीम यार खान पर तो सबसे भयानक हमला भारत ने किया और उनका पूरा रनवे ही उड़ा दिया। और इस रनवे को ऑपरेशनल करने में पाकिस्तान को कम से कम 7 से 14 दिन का वक्त लग सकता है। पूरा का पूरा रहीम यार खान का एयरबेस का उनकी एयर स्ट्रिप ही भारत ने उड़ा दी। नेक्स्ट सरगोधा में हमला हुआ। सरगोधा बहुत ही महत्वपूर्ण उनका एयरबेस है और वो एयरबेस भारत के पश्चिमी इलाकों को हैंडल करने के लिए ख़ास तौर पर उन्होंने बनाया था, जिसके डिपो पर, जो हथियारों का डिपो था, वहाँ भयानक विस्फोट भारतीय मिसाइलों ने किया। उसके बाद जकोबाबाद में जो राजस्थान के इलाके को हैंडल करने के लिए वो एयरबेस बनाया गया, उस एयरबेस पर भी अटैक हुआ। शोरकोट में भी हुआ और जमशोरों में भी एक भोलारी ये डीप गुजरात की साइड बनाया गया एयरबेस है, जो यूएई के पैसे से बनाया गया और उसका नाम भी शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है, जो उनके पैसे से बनाया गया है। बहनों भाइयों, इन 8 एयरबेस पर एक साथ अटैक करके भारत ने ये अपनी रणनीतिक क्षमता साबित की है। मैं उनके नाम फिर से बताना चाहता हूँ। नूर खान एयरबेस, मुरीद चकवाल का बेस, सुक्कूर का, रहीम यार खान, सरगोदा, जकोबाबाद, शोरकोट और भोलारी का। 90 मिनट के भीतर भारत ने इस तरह का आक्रमण करके ये पाकिस्तान को पस्त किया था। उसके बाद की इंटरनेशनल कहानियां अलग हैं। अब इतराज जिस बात पर है कि इस युद्ध का अंत जो है, उस अंत को लेकर सवाल है कि इसकी घोषणा ट्रंप ने क्यों की। अगर सीज फायर करना था तो हमारी तरफ से ऐलान होना चाहिए था, या उधर से ऐलान हो, या ज्वाइंट कुछ होना चाहिए था। जो लोगों में नाराजगी या कसक इस बात की रही कि पाकिस्तान को पूरा नहीं कुचला गया, थोड़ा रह गया, तो ये कसक है जो लोगों के मन की है। ये जन भावनाएं हैं और बहनों भाइयों, जन भावनाओं का भी आदर होना चाहिए। ये ठीक बात है कि हमारी सेनाओं को प्रधानमंत्री और भारत की हुकूमत की तरफ से पूरी छूट मिली हुई थी कि जो चाहें, जिस तरह की चाहें वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जन भावनाएं ये कहती हैं कि इसका अंत हम और बेहतर तरीके से लिख सकते थे, भारत में लिख सकते थे, ना कि वाशिंगटन में। ये एक कसक है जो लोगों के मन में है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत की सेनाओं ने 6 और 7 मई की रात 9 जो टारगेट उड़ाए थे, जिसमें हिजबुल का, लश्कर तैयबा का और जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर उड़ाना कोई सामान्य बात नहीं है, असाधारण और अभूतपूर्व बहादुरी की बात है। आज तक इनको कोई छू नहीं पाया था। ओसामा बिन लादेन ने मिलियन डॉलर देकर आतंकवाद की इन फैक्ट्री को, इस इंडस्ट्री को खड़ा किया था, जिसको भारत ने 6/7 की रात उड़ा दिया था। तो 9 टारगेट करके उड़ाया पाकिस्तान में आतंकवादियों के, और पाकिस्तान के 8 एयरबेस पर हमला करके भारतीय सेनाओं ने अपनी क्षमता में, बहनों भाइयों, कोई कमी नहीं की। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल प्रेजेंटेशन विद एविडेंस आपके सामने लाया हूं कि भारतीय सेनाओं ने गजब का शौर्य का प्रदर्शन किया है। हम इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी हो सकते हैं, हम पॉलिटिकली सरकार की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन भारत की सेनाओं ने जो सर्वोच्च काम करके दिखाया है, बहनों भाइयों, इतिहास में यह हमला याद किया जाएगा। मैं ये बात आपको दावे और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं, और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं आपको एविडेंस भी इसके प्रस्तुत कर रहा हूं। हमें राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम सरकार के निर्णयों से सहमत और असहमत हो सकते हैं, यही डेमोक्रेसी है और यही भारत के लोकतंत्र की बुनियाद की खूबसूरती है कि हम सरकार पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेनाओं ने जितने साहस के साथ, जितनी सटीकता के साथ, जितनी प्रामाणिकता के साथ और जितने जोरदार तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ढोंग और झूठ का आज नहीं कल पर्दाफाश होना ही होना है। पाकिस्तान एक फटा हुआ ढोल है जो स्वयं के हारने की, अपनी ही एयरबेस पर बेइज्जत होने के बाद, डिफीट खाने के बाद भी अगर कोई खुश होना चाहता है तो उसे खुश होने दीजिए, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती है। एक न एक दिन ये सच्चाई दुनिया के सामने खुद पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया जब आंखों से पट्टी हटाएगा, निश्चित रूप से दिखाएगा। आज के कुछ बयान, फिर एक शानदार डिबेट। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं।
पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय सेनाओं के टॉप रिटायर्ड ऑफिसर्स मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख आर्मी कमांडर रह चुके हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में है मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह, आज विशेष रूप से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। दिलावर सिंह साहब डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं भारत सरकार में और काउंटर टेररिज्म के इस देश के बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं, जिनको जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट में भी काउंटर टेररिज्म का बहुत खासा अनुभव हासिल है। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी हमारे दर्शकों की खास डिमांड पर आज फिर से मौजूद हैं। मेजर जनरल SK सिंह भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं और डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत और चर्चा वन ऑन वन लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब से करना चाहता हूं, जो दक्षिणी कमान के भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी कमांडर रह चुके हैं। AK सिंह साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। सर, मैं जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जो अब ख़त्म हो चुका है, जिसका समापन हो चुका है, हमने इससे क्या हासिल किया और भारतीय सेनाओं ने अपनी क्षमता का मुजाहिरा किस प्रकार से किया? ब्रजेश जी, सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, शुरुआत करते हैं कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल एम और मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या थी। ये पहली बार मैंने अपनी सर्विस के 40 साल में देखा है और 71 की लड़ाई के बाद पहली बार देखा है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री में एक बहुत अच्छा समन्वय था। देयर वाज अ ग्रेट हार्मनी बिटवीन द टू। पॉलिटिकल एम हमारे 3 थे मेरी नज़र में। पहला पॉलिटिकल एम कि अगर पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट यहाँ पर दहशत फैलाते हैं, जैसे पहलगाम में किया, तो उनको उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। खाली उनको नहीं, उनके जो मालिक हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं और पाकिस्तान की सेनाओं को भी उसकी प्राइस देनी पड़ेगी। दूसरा मैसेज था कि आप कहीं नहीं छुप सकते, आप पाकिस्तान के अंदर कहीं भी नहीं छुप सकते। अगर आप दहशत करेंगे तो हम आपको ढूंढ के मारेंगे। और आप देखिए, पहले जो 9 टारगेट हमने चुने, उसमें वो बहुत अहम टारगेट थे जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर है, उनके हेडक्वार्टर के पास में, उनके बड़े बड़े एयरबेस, और ख़ास तौर से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो हेडक्वार्टर है, मुरिद के रहीम यार खान,
ये सब हमने भावलपुर इन पे अटैक किया। और तीसरा बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल और न्यूक्लियर ब्लफ के तहत ये कार्रवाई करता था। तो हमने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया है कि न्यूक्लियर से भारत को आप डरा नहीं सकते। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबको मालूम है दुनिया में न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो लड़ाई के लिए नहीं बने, वो एक डेटरेंस के लिए बने। करेक्ट, आई डू एग्री। पूरी दुनिया में एक यूनानिमिटी है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो भारत ने पाकिस्तान का जिसे कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ, उसको भी नष्ट कर दिया। अब आइए कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी हमारी क्या थी। देखिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में 3 लेवल होते हैं, लो लेवल स्ट्रैटेजी, मीडियम लेवल स्ट्रैटेजी और हाई लेवल स्ट्रैटेजी। मेरी नज़र में ये मीडियम और हाई लेवल के बीच में था। बहुत ही डेयरिंग ऑपरेशन था और इसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान के उन ठिकानों पे, उन फौजी ठिकानों पे, उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे पड़ा जो दहशत फैलाने में लगे हुए हैं। और भारत ने एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 8 एयरबेस, उनके राडार और उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक दिन में 90 मिनट के भीतर इन टारगेट्स को अचीव कर लेना, न्यूट्रली मैं आपसे पूछूं, कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना डेयरिंग और इतने सटीकता से कैसे पॉसिबल हो पाया कि पाकिस्तान के आपने 8 एयरबेस पर एक साथ अटैक किया और 90 मिनट में सफलता हासिल कर ली। मतलब आप ये समझिए कि भुलारी से लेके नूर खान एयरबेस रावलपिंडी तक। राजेश जी, ये देखिए फौज का काम क्या होता है। पीस टाइम के अंदर हम ऑपरेशनल प्लानिंग करके रहते हैं, एक कंटिजेंसी प्लान हमारे पास तैयार रहते हैं आर्मी के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशंस और बाकी के अंदर। और पॉलिटिकल डायरेक्शन मिलने के बाद उन प्लान्स को थोड़ा बहुत बदलाव लाके और अमल में लाया जाता है। और ये जो एक पाकिस्तान को मालूम था कि भारत का अटैक आएगा, वो थोड़े बहुत तैयार। पर क्या ये एक्सपेक्टेड था कि एयरबेस पर भारत अटैक कर देगा? क्या पाकिस्तान ने ऐसा कभी सोचा था? शायद ना सोचा हो, क्योंकि ये बहुत ही डेयरिंग अटैक था। इतना ज़्यादातर उनको लगा होगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ एक्शन करेंगे, लेकिन उनके हार्टलैंड पंजाब में जाके उनके मेन बेस को हम अटैक करेंगे, ये शायद उन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी तैयारी तो रही होगी उनकी। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता है कि इसके बावजूद हमने एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता से। इस राउंड का मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन चाहता हूं, क्योंकि 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूं। हमने मिलिट्री अचीवमेंट्स हासिल कर लिए, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को लेकर मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता आपसे। हमने मिलिट्रीली क्या सैन्य रूप से उस बढ़त को हासिल किया और अपने टारगेट्स अचीव किए 100 आउट ऑफ 100। ब्रजेश जी, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे हमारे, उनको हमने मेरे ख्याल में पहली रात में ही नष्ट करके अचीव कर लिया। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो आतंकवाद का और पाकिस्तान का मुद्दा है, ये एक बार में ख़त्म होने नहीं वाला, 30 साल से चल रहा है। और इसके लिए भारत की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि उनको हर तरह से इसका हानि पहुंचानी पड़ेगी ताकि उनकी समझ। ना प्राइम मिनिस्टर मेड इट सर क्लियर, ऑपरेशन से प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिटी दे दी कि ऑपरेशन सिंदूर विल बी कंटिन्यू एंड इट विल बी न्यू नॉर्मल। देखिए, मेरा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में जो उनके टॉप लीडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो समझ जाएं
कि अगर वो पहलगाम जैसा वाकया कभी दोहराएंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा उनको देना पड़ेगा। ये भारत ने बिल्कुल जनरल साहब, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम इस डिबेट को थोड़ा सा एक आगे ले चलना चाहते हैं। आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे वन ऑन वन ही बात करूंगा। हाँ ब्रजेश जी, बस हाँ, नहीं मेरे को कहीं जाना था तो सर, दो चीज अगर आप मेरे प्लीज प्लीज सर, प्लीज गो अहेड सर, कहना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड सर। पहली बात जो आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर ये दोबारा दोहराया गया तो उसका पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मुझे उम्मीद है कि उनकी ये बात प्रधानमंत्री की उनके समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा कि युद्ध जो होता है या कॉन्फ्लिक्ट होती है ब्रजेश जी, ये मिलिट्रीज के बीच में नहीं होती, ये तो देश का है। वॉर इज अ नेशनल एफर्ट, और भारत में हमने देखा हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि पूरा देश भारतीय फौज के पीछे खड़ा था। पाकिस्तान में नहीं है ये बात। दूसरी एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये कोई टीवी गेम नहीं है। लड़ाई एक बहुत ही सीरियस मामला है, और इसके अंदर पाकिस्तान को तो हम बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन हमारी तरफ भी कैजुअल्टीज हो सकती हैं, और उसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर कुछ भी प्राइस देनी पड़ेगी। बड़ी रियलिटी वाली ग्राउंडेड बात है, पीछे बड़ी रियलिस्टिक बात आपने सर कही। आई डू एग्री विद यू सर जी। और आखिरी बात ब्रजेश जी, इस ज़्यादा आप चर्चा नहीं करते हैं, मैं किसी चैनल पे नहीं जाता, खाली आपके चैनल पे आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक सीरियसनेस से इस इशू को डिस्कस करते हैं। करेक्ट सर। और आप देखिए हमारे मीडिया को काफ़ी समझदार होना पड़ेगा। ये कोई एक सर, मैं ओपनली इस बात को कहता हूं कि भारतीय मीडिया ने बहुत ही अपरिपक्व, अगंभीर तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, और मेजॉरिटी में मीडिया को क्रिटिसाइज करता हूं कि इस वॉर में उनका रोल गंभीर नहीं था, अपरिपक्व था। मैं इस बात को सहमत हूं सर। मैं अपने बाकी दोस्तों की गारंटी नहीं ले सकता, बट मैं अपनी गारंटी देने को आपसे तत्पर हूं। आपको बधाई कि आप इसको उस सीरियसनेस से लेते हैं जिस सीरियसनेस से इसको देखना चाहिए। जय हिंद। बहुत शुक्रिया सर, सैल्यूट टू यू सर, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है जो सिर्फ भारत समाचार के दर्शकों को ही नसीब है। मैं आप सबका तारुफ मेजर जनरल डॉक्टर दिलावर सिंह से कराना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार मिलिट्री ऑफिसर है और इनका बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, और आज काफ़ी मिन्नतों के बाद हमारे सामने आज हाजिर हुए हैं। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और इनका काउंटर टेररिज्म में हिस्ट्री है इंडियन आर्मी में, और बहुत ही शानदार आर्मी कमांडर हमारे रह चुके हैं। दिलावर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये 90 मिनट की जो पटकथा है जिसमें 8 एयरबेस आपने उड़ाए, मतलब हमारी आर्मी ने उड़ाए, इस अचीवमेंट को आप किस प्रकार से परिभाषित करते हो, और अन्य देशों की मिलिट्री से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, कितना डेयरिंग था सर ये? जय हिंद की सेना। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, और ये सही बात है कि अगर आप पूरे पिछले करीब 30-40 साल के युद्धों का जितने भी देश विदेश में हुए हैं उनको यदि आप देखेंगे तो किसी भी जगह इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े टारगेट्स को इतने छोटे टाइम पर इतने ज्यादा सरप्राइज के साथ, इतनी ज्यादा प्रिसीजन के साथ, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन के साथ और स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी के साथ कहीं नहीं किया गया है। और इसके कारण हम सबको अपनी वायुसेना को सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने, और बाकी थल सेना के जो लोग इसमें शामिल थे उनको सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से आपस में जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, कोऑर्डिनेशन करके इसका जो इतना अच्छा रिजल्ट हम सबके सामने रखा है, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है आज।
आज पूरा विश्व इसको जानना चाहता है कि इतनी अच्छी कैलकुलेशन कैसे हो गई है, किस प्रकार से रडार्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और एवैक्स और ईडब्ल्यू, इन सब ने मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से कोऑपरेशन करके अपना अपना रोल सबने पूरा किया और इसको हासिल किया। सबसे बड़ी बात है कि जो नूर खान का एयरबेस है और बुलारी का एयरबेस है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें कोई सोच नहीं सकता था कि यहां तक कि भारत की सेना आकर के नुकसान कर देगी। कोई सोच नहीं सकता था। नूर खान तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का होम स्टेशन है, शायद हेडक्वार्टर है उनका वहां, बहुत मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है उनका। एग्जैक्टली। और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डीप में जाकर के हिंदुस्तान की सेना उनको वहां पर तोड़फोड़ मचा सकेगी जी। और जो वहां पे बुलारी में सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ है और नूर खान में जो उनको नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। और इसके कारण बिल्कुल हर तरीके से पाकिस्तान की वायुसेना के जितने भी अध्यक्ष हैं वो सब बौखलाए हुए हैं, जितने एयर मार्शल हैं। और आप ये सोचिए कि यदि आपको सवेरे खबर मिले कि आपके यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मुंबई के अंदर आकर के कोई मिसाइल गिरे तो आप कैसे सोचेंगे? इस तरह का हाल उनका हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा जो है मुरीदगे में, सॉरी ये अपना पीओके तक ही सोच रखा था उन्होंने। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई छोटा मोटा एक्शन होगा, यही सोचा था उन्होंने। पर सर रावलपिंडी, चकवाल, सरगोधा, शोरकोट, रहीम यार खान में तो रनवे ही हमारी आर्मी ने उड़ा दिया। सुकूर और बुलारी जिसका जिक्र, जो इसके अलावा लाहौर के अंदर जाकर के उनका जो एयर डिफेंस का सिस्टम जो हमने ध्वस्त किया है, बिल्कुल किसी हालत में नहीं सोच सकती थी पाकिस्तान की सेना या पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप कि इस तरह से इतनी ज्यादा स्केल के ऊपर भारतीय सेना सफलता प्राप्त करने में इतनी चुस्ती, इतनी फुर्ती और इतना चटकीलापन दिखा पाएगी। सर आम लोग बहुत सवाल कर रहे हैं, मेरे पास फेसबुक पे, ट्विटर पे बहुत ढेर सारे आपके लिए सवाल आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं दिलावर सिंह साहब से ये पूछिए कि पाकिस्तान के साथ तो हम कई युद्ध लड़ चुके हैं, कई इलाकों में हम उनके खिलाफ काउंटर टेररिज्म की कार्रवाई भी कर चुके हैं। बाकी लड़ाइयों के मुकाबले ये लड़ाई कितनी कठिन थी, कितनी कॉम्प्लेक्स थी, एंड व्हाट वी अचीव्ड। इसमें सबसे बड़ी बात जो है, हम आज तक एक स्ट्रेटजी जिसको हम फॉलो करते आए थे, दैट वाज डेटरेंस बाय डिनायल, और अब उसको डेटरेंस बाय डिनायल को शिफ्ट करके हमने उसको डेटरेंस बाय प्यूनिटिव एक्शन कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज है। डेप्थ में जाकर के प्रिसीजन के साथ प्रोपोर्शनेट डैमेज विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन एक्यूरेसी, ये एक बिल्कुल नई स्ट्रेटजी, नया सोच, नई विचार, नई कार्रवाई है। सर आप आर्मी कमांडर रह चुके हैं, पूरे देश को हाजिर नाजिर करके सर बताइए कि क्या पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल भारत को छू पाई? पूरा देश ये सवाल जानना चाहता है सर, और इस सच्चाई से पर्दा उठाइए सर। उन्होंने कम से कम 300 मिसाइलें छोड़ी, 300 मिसाइलें, और 300 मिसाइलों में जो सबसे मिसाइल बड़ी उन्होंने छोड़ी थी वो दिल्ली के लिए छोड़ी थी, जिसको सिरसा में गिराया गया, और एक मिसाइल धरती पर नहीं पहुंची, एक मिसाइल। और इतने कम समय के अंदर इतना जबरदस्त एयर डिफेंस हासिल करना, मैं कहता हूं पूरे विश्व में कोई नहीं कर पाया। इजराइल नहीं कर पाया, यूक्रेन नहीं कर पाया, रशिया नहीं कर पाया। अब तक का हमारा रिकॉर्ड पूरे विश्व में सबसे अच्छा रहा है। तो ये हमारा जो आयरन ड्रोन सिस्टम है, इसका परफॉर्मेंस कितना परसेंट था? 90%, 95, 100, 60, क्या कितना परफॉर्मेंस था? 100%। 100। और हमने जो अटैक की कार्रवाई की उनके बेस पे, वो पाकिस्तान के लिए कितना सरप्राइजिंग था? और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी सेना खुश किस बात के लिए हो रही है? ढोल नगाड़े, ये फटे ढोल, क्या ये मार खाने के बाद भी कोई सर जीत का जश्न मनाता है? आप तो मिलिट्री में रह चुके हैं, इनका एटीट्यूड क्या है पाकिस्तानियों का? देखिए साहब, उनके पास जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है वो शायद कुछ हमारे चैनलों के से भी ज्यादा है, तो उसके कारण वो शोर मचा रहे हैं। उनको मचा रहे दीजिए, ये सब चलता है, लड़ाई में सब होगा और दोनों तरफ होगा।
कुछ शायद हमारी तरफ भी कुछ गलत चीजों का शायद सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और शायद आने वाले वक्त में भी करेंगे। एक्चुअली वी क्रिटिसाइज्ड, अभी जनरल साहब भी थे, वो भी इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। एंड एज ए मीडिया चैनल, एज एडिटर इन चीफ सबसे लार्जेस्ट रीजनल चैनल का होने के नाते मैं कहता हूं कि हमारी मीडिया ने नॉट हम लोग नहीं, लेकिन बाकी मीडिया का जो बिहेवियर था सर वो अगंभीर था, और इनको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। वार टाइम में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, हम लोग इसकी ट्रेनिंग कराते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अब पहले इसी पे चलते हैं कि ये जो नई स्ट्रेटजी है बिल्कुल प्रोपोर्शनेट, मेजर्ड एंड टू द पॉइंट, ऐसा पहले कभी किसी देश ने शायद ही किया हो। ये बहुत अच्छा एक हमारा एग्जाम्पल है, पूरे विश्व ने देखा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, पूरा विश्व इसको पढ़ रहा है एज ए केस स्टडी, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आगे आने वाले समय में निकलेंगे। हाँ, ये भी हुआ है कि उनकी जो इतने सारे ड्रोन्स वगैरह आए थे उसमें से कुछ ड्रोन्स ने कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हमारा लिया होगा, और उसके कारण उनकी भी तैयारी अगली बार क्या थोड़ी ये अच्छी हो अटैक सकती ड्रोन्स है। थे या सर्विलेंस ड्रोन्स थे? उसमें बहुत सारे अटैक ड्रोन्स भी थे और बहुत सारे सर्विलेंस ड्रोन्स भी थे। एंड हाउ सक्सेसफुली हमने उनको डिस्ट्रॉय किया? 100% या कुछ गिरे? हमारी तकरीबन मैं कह सकता हूं कि 99% हमने सबको डिस्ट्रॉय किया। ऑल राइट सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट आनंद दुबे और पांडे जी से थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं कि आज आप लोग को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टॉप एक्सपर्ट हैं। तो मैं चाहता हूं, मेरा लालच है कि मैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूं, तो आज थोड़ा आप लोग को समय कम मिलेगा और मैं आगे रोज पॉलिटिकल डिबेट्स सुनना ही चाहते हैं ब्रजेश जी। हाँ, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं मुआवजे के तौर पर बाकी जब पॉलिटिकल डिबेट करूंगा तो आपको अतिरिक्त समय दे दूंगा, मैंने नोट किया। बट आज प्लीज आप सुनिए हमारे एक्सपर्ट को। नहीं, बिल्कुल, आज हम लोग सुनना चाहते हैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, कितने आप सब कोऑपरेटिव। वैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप लोग अगर इतने अच्छे रहें तो इस देश में राजनीति का सहमति हो ही नहीं। मैं चतुर्वेदी साहब को, जनरल चतुर्वेदी साहब को आमंत्रित करता हूं। चतुर्वेदी साहब, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या भारत का आतंक के खिलाफ जो खींची गई लकीर है वो अंतिम लकीर है? इसके बाद हम अब सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार होंगे या फिर हमारे पास और कोई विकल्प होगा? दूसरा, जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमने उड़ाया वो कितना बड़ा अचीवमेंट आप मानते हैं? देखिए, जो आपने पहला प्रश्न किया वो पॉलिसी से रिलेटेड है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी बना दी है। अभी तक हम लोग कहते थे कि टेररिज्म जो है उसके अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है। इसका मतलब जो अभी डॉक्टर दिलावर सिंह ने बहुत अच्छी बात बोली कि डिनाइल के थ्रू था, डिटरेंस बाय डिनाइल। अब जो है, जो प्यूनिटिव एक्शन का मतलब इसका क्या हुआ कि जो पॉलिसी अब बन गई है वो ये है कि हर टेररिज्म के को अटैक माना जाएगा। इसको जो है, तो अगर आप एक हमला मानते हैं अपनी संप्रभुता पे, तो आप इसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन लेंगे। ये हमारी स्टेट पॉलिसी हो गई कि टेररिज्म की कोई भी घटना होती है तो इट विल बी कंसीडर एज एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ वॉर। हाँ, इट्स ए वॉर, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, जिसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी परपिट्रेटर है इसका, जिसने भी इसको किया है, उसको बिल्कुल भी ढूंढ के निकाला जाएगा। वो कहीं छुप नहीं सकता और उसको हम लोग बिल्कुल ढूंढेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज, पॉलिसी का चेंज है। अच्छा, जो दूसरा एक चीज जो आपने कही कि क्या ये 8 एयरबेस, जो अभी मैं आने के पहले एक चीज पढ़ रहा था कि एक और जो पाकिस्तान के जनरल ने बोली है कि जो कराची के पास उनका मलीर कैंट है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है। मलीर कैंट के ऊपर भी अटैक हुआ है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो इंडियन नेवी ने किया है। ये एक पाकिस्तान जनरल को मैं कोट कर रहा हूं, मुझे और इसका भी एविडेंस, क्योंकि और तो कराची के पास जो भुलारी वाला एयरबेस है, हमने वहां अटैक किया था। भुलारी के अलावा मलीर कैंट है। ये मलीर कैंट, मलीर जो है बिल्कुल कराची में है, भुलारी थोड़ा नॉर्थ में है। करेक्ट, मलीर। दूसरा एक और सॉलिड आइडिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आपको इतना लोकेशन तक का कैसे आइडिया होता है? रटाया जाता है क्या आप लोगों को? सच कह रहे हैं आप, बोलारी जो है नॉर्थ में ही है कराची के। 40 साल का मुझे लगता है अगर पैदल भेज दिया जाए तो आप पहुंच जाओगे। अच्छा, एक और हमने किया, जो एक और चीज उड़ाई थी वो थी स्कार्डू का एयरबेस। क्योंकि स्कार्डू का अगर एयरबेस ऑपरेशनल रहता तो आप कहां जा सकते थे? लेह पे हमला कर सकते थे। तो वो भी एक आपने एक साथ इनको उड़ाया।
नंबर 1। नंबर 2, जो आपने उड़ाए उसमें क्या किया? एक तो वो एयर बेसिस न्यूट्रलाइज हो गए कि उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। दूसरा, जो आपने जैकोबाबाद का बोला और सरगोधा का, ये एक ऐसे एयर बेसिस थे जहां पे जैसे कि F-16 के एयरक्राफ्ट थे। ओके। एंड कुछ दिन पहले तक जो पाकिस्तान का जो हमारे जैसा ट्रायड है न्यूक्लियर के लिए कि हवा से, पानी से और जमीन से, तीनों से हमला कर सकते हैं, उनके पास 2 थे, जमीन और आसमान। F-16 इसके लिए थे। अब आपने एयरक्राफ्ट, अब F-16 ये कहाँ रखते हैं? जैकोबाबाद में रखते हैं, बुलारी में रखते हैं, या फिर जैकोबाबाद, बुलारी और सरगोधा। ओके, सरगोधा। अच्छा, तीसरा जो नूर खान को किया है, एवैक, और वहां पे उनका लॉजिस्टिक हब बहुत बड़ा है। पीएफ का हेडक्वार्टर सरगोधा है। तो आपने उनकी एयरफोर्स को बिल्कुल मटियामेट कर दिया। लेकिन क्यों किया वो भी आप जान लीजिए, जो आपके यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है जी। जो राई का आयरन ड्रोम है, उसका एक आयरन ड्रोम है, उसके पीछे डेविड स्लिंग है, वो सब अलग अलग है। लेकिन हमने क्या किया, हमारा जो ये सिस्टम है जो एडी का, वो इंटीग्रेटेड है। ओके। जिसमें आकाश है, जिसमें एक 1.2 किलोमीटर पे एक Su-23 करके गन है, वहां से शुरू होके और S-400 तक 400 किलोमीटर तक कुछ भी आएगा, और AI ड्रिवन है, उसको हम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके। और वही नतीजा मतलब एयर गन से लेकर S-400 तक हमारे पास एयर डिफेंस की 4 लेयर है, करेक्ट? 4 से ज्यादा है। ओके। 4 से ज्यादा है। तो ये लेयर जो है, दैट्स कॉल्ड आयरन डोम, है ना? वही तो हुआ ना? आयरन डोम नहीं है, इसको आकाश तीर बोलते हैं। ओके, आकाश हम लोग आकाश तीर। और ये जो है, ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और इसने न केवल उनको, उनके मिसाइल और ड्रोन को उड़ाया, सबसे बड़ा उनको अंधा बना दिया। उनके जो रेडार स्टेशन थे, पसरूर, सियालकोट, लाहौर, खत्म। इसके अलावा सक्खर पे जो किया उन्होंने, तो उसमें उनके ड्रोन के उड़ाने की कीमत खत्म कर दी। तो ये चीजें जो हमने की हैं, ये और ये लाहौर में पॉसिबल कैसे ट्रेनिंग हुआ कि सिस्टम उनका- 90 मिनट में आपने 8 एयर बेस, लॉजिस्टिक सेंटर्स, राडार ये उड़ा दिए? प्लानिंग। पर ये पाकिस्तानी क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? मार खाने को कोई सेलिब्रेट करता है? मैं अचरज में हूं जब से मैंने इस सारे एविडेंस देखे। मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूं। विदेश जी, आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक बार जा करके शहबाज शरीफ से इंटरव्यू कीजिए, तो पता चलेगा। मुझे तो मेंटली कुछ मेरा डिस्टर्ब लगता है, ड्रग एडिक्ट लगता है, क्योंकि जब वो बोलता है ना, ऐसा लगता है कि कुछ एक ड्रगिस्ट टाइप है कुछ वो। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, जो तीनों सर्विसेज का इंटीग्रेशन है, इस लड़ाई में बहुत अच्छा दिखा। पॉलिटिकल लीडरशिप, और एक जो मैं चीज आपको, एक और जो चीज बताना चाहता हूं इस सक्सेस का, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच थी। ये सिर्फ, ये कुछ लोग कहते हैं ना, हम सेनाओं को बहुत महत्व दे रहे हैं, सेनाओं ने बहुत, सेना हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन सही हो, डिप्लोमेटिक सपोर्ट अच्छा हो, इसमें इंडस बॉर्डर ट्रीटी को आपको भूलना नहीं चाहिए। पानी का जो आपके कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है जी। आप फसल को बढ़ा सकते हो, आप फसल को उजाड़ सकते हो। लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने, ये हमने सोची समझी चाल के साथ किया है। सिर्फ उनके पास 30 दिन का पानी का स्टोरेज की कैपेसिटी है। अगर पानी ज्यादा छोड़ दोगे तो बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा। और अगर पानी छोड़ ही कम दो एक छोड़ोगे बार में सर, झंझट खत्म करो इनका, पूरा डैम हम खोलो, बह हो जाए, इनका कुछ हो ही जाए। शुक्रिया सर, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं मेजर जनरल एसके सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं और पूरे देश भर में इनकी डिफेंस ओपिनियन की बहुत ही साख है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की सबसे ख़ास बात आपने क्या महसूस की, और दूसरा, ये एक सीमित दायरे में लड़ा गया युद्ध था, लेकिन हम उनके एयरबेस तक पहुंचने में सफल रहे। क्या हम सिर्फ सांकेतिक तौर पर मिसाइल उन्होंने छोड़ी, या हमारी कैपेबिलिटी है कि हम 90 मिनट में इनको पूरा तबाह कर सकते थे? देखिए, ये जो ऑप सिंदूर का जो मैसेज है, बहुत सारे इसने टारगेट अचीव किए हैं। ये सिर्फ नाम ही नहीं, नाम से ही शुरुआत एक्चुअली हो जाती है।
तो उन पे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं ज़रा समझाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपने प्रश्न पूछा कि किस तरीके से साइमल्टेनियस अटैक ऑन और एयरफील्ड कैसे संभव हुआ, ये संभव है। इसमें एक ही हमारी सेना के हथियार शामिल नहीं थे, इसमें एयरफोर्स भी, नेवी भी और ख़ास तौर पे अपनी आर्मी भी, इनका इंटीग्रेटेड होना, इंटीग्रेटेड तरीके से इसका इस्तेमाल होना, जो कि जनरल चतुर्वेदी जी ने भी एक्सप्लेन किया इस चीज़ को, वो सबसे बड़ी सफलता है। दूसरी बड़ी सफलता है कि देखिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार हैं, किस किस देश के। अमेरिका के थे शुरू के, जो अभी भी चल रहे हैं कुछ हद तक, रशिया से उसके बाद उन्होंने हथियार लिए हैं, और अब काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी चाइनीज़ की था। यानी कि इस विश्व के 3 देश, बड़े देशों के हथियार पाकिस्तान के पास थे, जिनको भारत के हथियारों ने, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड हथियारों ने तबाह किया है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, और आज उस पर यही देश जो हैं स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सका कि भारत ने इन सबको जो है ध्वस्त कर दिया, और एक तरीके से उनकी पर्सनल हार ये लोग मानी जा रही है। तो तीसरा मैसेज इसी के साथ ही जाता है कि भारत एक तरीके से राइजिंग पावर है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है लक्ष्य 2047 तक पूरा डेवलप नेशन, तो उसमें जो आत्मनिर्भरता के ऊपर जो जोर है, और जिस तरीके से हमारा प्रोडक्शन, हमारे साइंटिस्ट, डिफेंस साइंटिस्ट लगे हुए हैं, उनको मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने इस तरीके के हथियार, इस तरीके की सर्वेलेंस डिवाइसेस जो बनाए। तीसरी बहुत बड़ी बात इसमें यह भी सामने आई कि इस युद्ध से ये पता चला कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। एग्जैक्टली। कुछ एक कंट्री है जैसे कि टर्की, मैं बतलाना चाहूँगा कि इस तरीके से हमने उनकी हेल्प करी, हम उनको अपना दोस्त समझते हैं, और उन्होंने हमारे ही दुश्मनों को जो है सप्लाई किया। तो वो भी एक तरीके से एक मैसेज गया है। चौथा बहुत बड़ा मैसेज जो गया है वो ये है कि देखिए, एक तरीके से ये 22 अप्रैल का जो हमला है, ये मिनी हमास का रूप है। और आज इजराइल साल भर से ऊपर हो रहा है, 1.5 साल हो रहा है, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अभी तक लड़ रहा है, और हमने सिर्फ 3 दिन में जो है उनको, बल्कि मैं कहूंगा एक ही रात में जो वार अगेंस्ट टेरर, ये दोनों सिस्टम कैसे रहे, हम डिफेंस अपने को डिफेंड कितना कर पाए, क्या हमारे यहाँ भी कुछ अटैक जो हुए, जैसा दिलावर सिंह साहब बता, क्या कोई मिसाइल हमारे यहाँ आई या नहीं आई? सर आप तो सर जनरल हो, आप जो बोलोगे लोग वही सच मानेंगे, हम पॉलिटिकल लोग की बात छोड़ते हैं। सर आप बताओ सर। मिसाइल एक भी मिसाइल जो है आ नहीं पाई। हमारा डिफेंस सिस्टम जो लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है हमारा, जिसकी चतुर्वेदी साहब भी बात कर रहे थे, वो इतना काबिल तारीफ है, इतना मतलब स्ट्रांग है कि मिसाइल का तो आने का चांस ही नहीं है। और आने वाले समय में इसको और भी जो है सक्षम बनाया जाएगा, जैसे कि जो हाइपरसोनिक टाइप की जो मिसाइल्स हैं, जिनके की चांसेस हैं अंदर आने के, कि वो तक जो है अंदर नहीं, एक उनके पास है सर, बाबर कैटेगरी में उनके पास है हाइपरसोनिक मिसाइल ही है। आई डोंट नो कि उसका इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी चाइना से लिया था, उसका इस्तेमाल किया था उन्होंने, जे मेरे ख्याल में 10 है शायद, वो हाइपरसोनिक उस कैटेगरी में आती है, और उसी के कारण जो भी थोड़ा बहुत जो डैमेज कर पाए पाकिस्तान, वो किया उन्होंने खैर। और जहाँ तक ड्रोन्स का सवाल है, यस देखिए 100% ड्रोन्स को इतना स्मॉल सिग्नेचर होने के बावजूद उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Exactly, तो 1% 2% ही सिर्फ प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। मैं थोड़ा सा इस डिबेट को पॉलिटिकली भी ले जाना चाहता हूं। बीजेपी यानी रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे काफी देर से प्रतीक्षारत हैं। आनंद जी, आई एम सॉरी, आप लोगों को आज काफी वेट करना पड़ रहा है, बट आपका वेट करना भी बड़ा वर्थ है सर, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं एक्चुअली ये कमांडर्स हैं और वार यही लोग लड़ते हैं। तो दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग तिरंगा यात्रा लेके निकले हो सर, इसका क्या राजनीतिक इस्तेमाल करने का इरादा है आप लोगों का? नहीं ब्रिजेश जी, हम तो चाहते हैं कि देश में हर व्यक्ति तिरंगा यात्रा निकाले, सेना के सम्मान में, सेना के आदर भाव में, सेना को शुक्रिया कहने के लिए, जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर इस पूरे देश की सुरक्षा की है। और मैं इस पर सिर्फ एक लाइन, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूंगा, एक लाइन कहता हूं कि है गरुण निर्वाद गति पूछो न उनके हौसले, है गरुण निर्वाद गति पूछो न उनके हौसले, बिजलियां चुनकर बनाए हैं जिन्होंने घोंसले, देश के खातिर जिन्हें देह की परवाह नहीं, है मर जैसा जिसकी कोई दवा नहीं, और जो पहनते बिच्छुओं को मान मोती की लड़ी, और सर्प हैं जिनके लिए केवल टहलने की छड़ी।
ऐसे हमारे देश के वीर जवानों ने मां भारती की जो रक्षा की है और जो पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि जो भी भारत की जमीन पर बुरी नजर डालेगा, जो भी भारत में आतंकवाद करना चाहेगा, उसको भी मारेंगे। अच्छा, जनता के मन में एक कसक है, एक सवाल है, और जन भावनाओं का आप आदर करिए, उनको भी। और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता इसलिए सुनिए, खरी खरी सुनिए। पब्लिक के मन में कसक है कि जब गर्दन मरोड़नी थी ना, तब सीज फायर हो गया जी, और सीज फायर भी वाशिंगटन से हो रहा है। ये जनता के मन में कसक है और इसका जवाब आपने देना पड़ेगा। आज दीजिए, कल दीजिए, चुनाव में दीजिए, लेकिन देना पड़ेगा इसका जवाब। नहीं ब्रजेश जी, अंतिम गर्दन क्यों नहीं तोड़ी उसकी? अभी देता हूं ब्रजेश जी, अभी देता हूं। खूब ढंग से तोड़ी है और जरूरत पड़ेगी तो उखाड़ भी देंगे। लेकिन अब सुन लीजिए, जिस सीज फायर की बात हो रही है, पाकिस्तान लगातार गिड़गिड़ाता रहा है। उसने 3 बार हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया और पाकिस्तान अगर अमेरिका के पास जाके रो रहा है तो उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम नहीं लिया है कि यह सीज फायर उनकी वजह से हुआ है या उन्होंने कराया है। हमने हर चीज को तो सर, ऑफिशियली खंडन करा दो ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, रूबियो झूठ बोल रहे हैं, वेंस झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, सुनिए, पाकिस्तान उनके पास गया, गिड़गिड़ाया, वो क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं, इससे भारत का कोई शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हमारे प्रधानमंत्री, आज थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा सर, और मुझे लगता है कि देश को प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री right. और थैंक यू सर। उमाशंकर पांडे, क्विक रिएक्शन भारतीय सेनाओं के इस गर्वपूर्ण परफॉर्मेंस पर आप एक नागरिक के तौर पर, अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारी सेनाओं को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? बहुत बधाई है और हम सब सैल्यूट करते हैं। जितनी बार युद्ध हुए हैं, भारतीय सेना ने हमेशा अपनी शूरता का, अपनी वीरता का, अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। ये भारतीय सेना हर बार पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा है और इस बार भी जब इस युद्ध का ऐलान हुआ 7 तारीख को, जब पहली बार 9 आतंकी ठिकानों पर आक्रमण हुआ, तो पूरे विश्व ने देखा कि हमारी सेना की सटीकता, हमारी सेना की मारक क्षमता कितनी प्रबल है। और विश्व को निश्चित रूप से तमाम जनरल ये बात कह रहे हैं कि विश्व के लिए ये स्टडी का विषय है और वो करेंगे। सरकार से कोई सवाल है आपका? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो पॉलिटिकल जिस तरफ आपने इशारा किया, मैं जरूर उस पर जानना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाक डीजीएमओ जो है वो चरणों पे गिर गया था। तो उनसे हमारा जो पहलगाम का अटैक था, हमारा टारगेट क्या था? सारे आतंकी ठिकानों को तबाह करना। 21 आतंकी ठिकाने, बड़े आतंकी ठिकाने कहे जाते हैं, 9 मारे गए, बाकी 12 मारने का सेना को आपने समय क्यों नहीं दिया? दूसरी बात, जब पाक गिड़गिड़ा रहा था तो पहलगाम में जो आतंकियों ने हमारे नागरिकों को मारा, क्या उन 4 लोगों को पाकिस्तान से नहीं मांगना चाहिए था? वो गिड़गिड़ा रहा था। और दूसरा, जिस अमेरिका ने भारत के नागरिकों को हथकड़ियों में बांधकर भारत भेजा, उसको आपने पहली बार चौधराहट क्यों दे दी? ट्रंप ऐलान करेंगे कि सीज फायर के लिए हमने रात भर चर्चा की, और अब तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी आज ये बात कह दी कि हाँ, प्रधानमंत्री और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात हुई थी। आपने जो भारत की नीति थी, द्विपक्षीय मामला है कश्मीर, आपने उसमें अमेरिका की एंट्री क्यों करा दी? ये जवाब देश आपसे जानना चाहता है। मैं कल भी डिबेट करूंगा और वायदा है आपको, फिर हम इस विषय पे आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी को मैं ज्वाइन कराऊं, इसके पहले मैं दिलावर सिंह साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात काफ़ी चर्चा में है, और इंटरनेशनल मीडिया जो खैर भारत के खिलाफ ही रहता है, पश्चिम का मीडिया, वो पाकिस्तान के आतंकवाद का परस्त मीडिया हो, चाहे CNN हो, BBC हो, अल जजीरा हो, या वेस्टर्न मीडिया हो, उनमें एक आतंकवाद को लेकर एक सिलेक्टिव है। उनके यहाँ हो तो आतंकवाद है, और भारत में हो तो वो चरमपंथ है या कुछ अलग उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। दिलावर सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मीडिया में एक कंपैरिजन चल रहा है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ वेपनरी यूज़ की भारत के खिलाफ, और भारत ने वेस्टर्न और रशियन और मेड इन इंडिया इस्तेमाल किया। कुछ लोगों का, कुछ मीडिया आउटलेट्स का, कुछ इंटरनेशनल मीडिया मानती है कि चाइनीज़ वेपनरीज को थोड़ा एक एज मिला, उसको बढ़त मिली। क्या ये सही है या गलत है?
दिलावर सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। करेक्ट, गो अहेड। अगर उनको बढ़त मिली होती तो उनकी कोई मिसाइल कहीं ना कहीं हमारे किसी एयर बेस पे, किसी मिलिट्री बेस पर या किसी और अन्य इंपॉर्टेंट ठिकाने पर पहुंचती। ऐसा तो नहीं हो पाया। जो बातचीत चली उसके अंदर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की। मैं आपको एक वर्ल्ड रिनोन्ड कॉम्बैट एविएशन के हिस्टोरियन हैं जिनका की नाम है मिस्टर पर्शन जी। वो कहते हैं वन साइड इज बॉम्बिंग न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज ऑफ द अदर and the other has no ability to retaliate left, then that's clear cut victory in my books. This is the statement of Tom Cooper. तो विदेश में जो असली विश्लेषक हैं, जानकार हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके पास अब रिटेलिएट करने की या बहुत ज्यादा कुछ करने की क्षमता नहीं बची थी। उनकी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और एक तरफा हुआ, और इस एक तरफा बहुत ज्यादा नुकसान के चलते उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इसको और आगे ना बढ़ाया जाए, वरना पाकिस्तान जो है ऐसे लोग हैं वहां के कि उनकी पूंछ कभी सीधी होती नहीं है। सर, एक सवाल और पूछना चाहता हूं, ये सवाल आ भी रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि ये वार और नेक्स्ट लेवल पे जाती, एक दिन और बढ़ती और उनके 8 एयर बेस हमने उड़ाए थे, तो जाहिर सी बात है कि रिटेलिएशन आता। क्या हम इस कैपेसिटी में थे कि अभी जो हमने सांकेतिक रनवे उड़ा दिया, लॉजिस्टिक हब उड़ा दिए, क्या हमारी ये कैपेसिटी थी कि हम 8 एयर बेस अगर उड़ा देते तो क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स बैठ जाती, खत्म होती, या उनकी कैपेबिलिटीज में बहुत कमी आती? क्या होता उसमें? मेरे असेसमेंट के अनुसार, जो मैंने असेसमेंट किया है, जितनी उनके पास एयरफोर्स की क्षमता है उसकी करीब करीब 25% डिग्रेडेशन हुई है। और उसके साथ साथ उनका, आपको जानकारी है, करीब 40% एयरक्राफ्ट उनके मेंटेनेंस के कारण हवाई हमले करने में नाकाम है। तो उनके पास केवल 30-35% जो फैसिलिटी बचती है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना क्या कर पाते जी। और उसको अगर आप टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट देखेंगे पाकिस्तान के, टोटल देखेंगे हिंदुस्तान के, तो 3-4 गुना हमारे ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। तो शायद उनको उतनी कोई फायदा नहीं हो पाता। उनको आने वाले समय के अंदर 1-2-3 दिन के अंदर, क्या हमारी ये मिलिट्री कैपेबिलिटी थी कि हम 8 में जो अटैक किए थे एयर बेस पे, हम पूरी तरह से उन्हें तबाह कर सकते थे? हम पूरी तरह तबाह कर सकते थे अगर एक बार हमें और मौका मिलता तो। ऑलराइट सर, शुक्रिया। प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। उनको 25 मिनट पहले इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन जबरदस्त डिबेट ऐसी चल रही थी कि वो भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। वीरेंद्र जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, ये ऑल आउट वार छिड़ी थी। अब कूटनीति और विदेश नीति क्या है ये तो लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग सामाजिक मुद्दों को और घरेलू मुद्दों को जानते हैं। घरेलू मुद्दा ये कहता है कि पूरा देश मोदी के साथ है और मोदी और सेना से एक पराक्रम की उम्मीद करता है। इस देश में बहुत दर्द झेले, जम्मू कश्मीर पर बार बार घाव लगाया। मौका है पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना चाहिए, और जब तक आतंकवाद का खात्मा हो या पीओके को मिला न ले, जब तक सरकार चाहे। चतुर्वेदी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। चतुर्वेदी साहब, आऊंगा आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको मनोबल ऊंचा रखना है, और जो प्रधानमंत्री ने किया ये गर्व की बात है, लेकिन अभी कसक बाकी है। थोड़ा इनको और ठेलना बाकी है। वही बात मैंने कही, कसक रह गई। ये भारत का मुसलमान ओवैसी सब ने आज मोदी का साथ दिया है, तो अब आर पार देखना चाहते हैं लोग, वो आर पार होना बाकी है। जो पानी, खून, टाक, ट्रेड, ये सब चीजों पर तो जो कार्रवाई होगी होती रहेगी, लेकिन जो बार बार आतंकवाद के लिए सर उठाता है, जिसके लिए मोदी को 3 बार से ताकत दी गई है, वो चीज अब लोग दुनिया वाले देखना चाहते हैं। हमें कोई मदद दे ना दे, चाहे टर्की चला जाए, चाहे उनके साथ, चाहे इस्तांबुल चला जाए, चाहे चाइना चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? 24-25 करोड़ का देश 140 करोड़ के लोगों से मुकाबला कब कर पाएगा? उसको मिटाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरा देश चाहता है कि इस पर कार्रवाई कर दो। अब ब्रजेश जी,
सब अपने हाथ में है तो मारो और इनका मिलाओ और गधा बना काम लियो इनसे। पीओके सीओके सब यहाँ आके कहाँ जाएंगे ये? लेकिन अभी अधूरा रह गया मामला। नहीं, वही कसक, मैंने आनंद दुबे से यही बात कही कि कसक रह गई जनता। ये जन भावना है जो वीरेन जी बोल रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो एक अलग विषय है, पर जन भावना का भी हमें आदर करना चाहिए। इंडिया मांगे मोर बहुत साफ है और हमें किसी देश से बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। अब यही है जी कि आज थोड़ा वक्त कम है, वीरेन जी थोड़ा मदद करिए आज। तो चंद्रबरदाई ने जो पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के लिए सुन लीजिए फिर कि सुनाइए। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। देखिए 2 लाइन में वीरेन जी ने इतनी बड़ी बात कह दी। मेरे लिए, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के लिए एकदम साफ मैसेज है कि अब मत चूको, अगली बार इनको खत्म ही करो। मेजर जनरल चतुर्वेदी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सर गो एट प्लीज। सर जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1 कि फौज उतना ही करती है जितना कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव से है उससे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव निकल के आते हैं। तो हमने अपनी तरफ से पूरा कर दिया। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि पूरा खत्म हो जाए तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो इतिहास, पाकिस्तान एक सॉवरेन देश है। हमास को आज भी इजराइल खत्म नहीं कर पाया है, यूक्रेन को आज भी रशिया खत्म नहीं कर पाया है। और ज्योग्राफी पाकिस्तान की ऐसी है और उसके ऊपर कर्जे इतने हैं कि उन कर्जों के चलते ना सऊदी अरेबिया उसको डूबने देना चाहेगा, ना चाइना डूबना देना चाहेगा, ना अमेरिका डूबना देना चाहेगा। अगर आप ऑल आउट वॉर की बात करोगे तो आपको बहुत ही लंबा खींचना पड़ेगा। जो आप अमृतकाल की बात कर रहे हो कि हमारी जो इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, आपकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। इसलिए जो इस वक्त आपने किया है ये बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। यस, अगर एक भी वो गलती करेंगे, क्योंकि आपने उसको एक्ट ऑफ वॉर मान लिया है, तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऑल राइट, एसके सिंह साहब, मैं आपका क्विक कमेंट सर चाहता हूं। सर थोड़ा 20 सेकंड का ही वक्त मेरे पास बचा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें कुछ कोर्स करेक्शन की भी जरूरत है क्या? कोर्स करेक्शन की सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि जितने ये जो सपोर्टर्स हैं पूरे देश में ही हैं और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पे कश्मीर वैली में जो सपोर्ट करते हैं, इनको अंदर आने के लिए टेररिज्म तभी समाप्त होगा अगर ये लोकल सपोर्ट जिस दिन बंद हो जाएगा। यही बोलना चाहता हूँ मैं। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपके सब्र की भी सराहना करता हूँ, आपके कौशल की भी और आपके शौर्य की भी। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, बहुत धन्यवाद। मैं दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने डिबेट में हमें समय दिया। दिलावर सिंह साहब, अजय चतुर्वेदी साहब, SK सिंह साहब, आनंद दुबे जी, उमाशंकर पांडे जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा बहनों भाइयों आपका धन्यवाद कि सारगर्भित और सही डिबेट प्रामाणिकता के साथ आपने देखी। उम्मीद करता हूं कि आप सबके दिमाग में जो सवाल चल रहे होंगे उनका जवाब इस डिबेट में हम देने में कुछ कामयाब हुए होंगे। लेकिन हम ये डिबेट कंटिन्यू करेंगे, कल भी हम डिबेट करेंगे और भी हमारे साथ टॉप एक्सपर्ट जमा होंगे जिनके जरिए हम ऑपरेशन सिंदूर को डिकोड करेंगे और आगे क्या होगा अगर कुछ हुआ तो उसका भी जवाब देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।